हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। 30 प्रश्न आपके एग्जाम के सिलेबस पर आधारित है, पैटर्न पर आधारित, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा और वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस सिलेबस का हिस्सा भी है। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक निश्चित कार्य का होना न पाया जाता हो। जैसे देखिएगा, रामू खाना खा रहा है, यहाँ पे खाना खाना एक निश्चित कार्य है दोस्तों, याद रखेंगे, सार्थक कार्य है, इसलिए इसको हम लोग सार्थक क्रिया कहेंगे, ठीक ना। इसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। देखिएगा, चालक गाड़ी चला रहा है, यहाँ भी कार्य होना पाया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये आपका सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ देखिएगा, माँ स्वेटर बिन रही है, याद रखेंगे, यहाँ पे एक निश्चित कार्य का होना पाया जा रहा है, माता जी जो हैं वह स्वेटर बिन रही हैं, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन याद रखेंगे, हंसना हो गया, आपका रोना हो गया, आपका सोना हो गया, ये सभी क्या होती हैं, ये अकर्मक क्रिया होती हैं। तो यही कहा है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेकंड नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन है। याद रखेंगे, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक निश्चित कार्य का होना पाया जाता हो। जैसे देखिएगा, मैंने आपको बताया सोना क्या होता है, याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है कि मंदाकिनी सोती है, तो यहाँ पे सोना क्या है, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, तो सकर्मक पूछा है। देखिएगा, बालिका निबंध लिखती है, तो बालिका निबंध लिख रही है तो एक निश्चित कार्य को कर रही है, सकर्मक क्रिया है, याद रखेंगे, सार्थक कार्य होना पाया जा रहा है इस क्रिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये उड़ना हो गया, सोना हो गया, रोना हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके अकर्मक क्रिया है। याद रखेंगे, हंसना भी क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि बालिका क्या लिख रही है दोस्तों, निबंध लिख रही है। और निबंध क्या है दोस्तों, निबंध लिखना एक सार्थक क्रिया का या ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें समास से प्रश्न मिला है, चौराहा में कौन सा समास है। देखिएगा, मुख्य रूप से समास को पहचानने के तरीके में 6 समास आपको मिलते हैं, जो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में ऐसे प्रश्नों को संयोजा भी हूँ। तो देखिएगा, चौराहा में कौन सा समास है, कभी भी आप जब ज़्यादा आवश्यकता से अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, चौराहा यही तो समासिक पद है। तो जो चौराहा आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो कुछ देख रहे हैं दोस्तों, इसमें संख्यावाची है। क्या है दोस्तों, इस शब्द में मुख्य रूप से कैसे आप लोग पहचान करिएगा, संख्यावाची से। और आप लोगों को पता है कि एक ऐसा समास होता है जिसमें संख्यावाची शब्द जुड़े हों या उनको डिनोट किया जा रहा हो या उनके तरफ हिंट या संकेत दिया जा रहा हो, तो वहां पे आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा हो गया, पंचमुख हो गया, ऐसे जो चीजें होते हैं ना, जहां पे संख्या का एक्चुअली संख्या का नंबर दिया हो आगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, इस तरह चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही इसके विपरीत में मैं बता रहा हूं, ठीक ना। द्वंद्व समास के बारे में अभी आपको वीडियो में और समास मिल जाएंगे, लेकिन द्वंद्व समास क्या होता है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, रात और दिन, योजक चिन्ह या और का प्रयोग हो, याद रखेंगे, ऐसे हम लिख देते हैं। रात दिन में कौन सा समास होगा, तो जब इसका आप लोग समास विग्रह करिएगा तो कैसे इसको तोड़ेंगे, रात और दिन में टूटेगा। और आपको पता है ना कि और ये किस में आता है, ये जो आता है आपका द्वंद्व समास में आता है, ठीक ना। तो योजक चिन्ह लगते हैं, आजकल, रात दिन, राजा रानी, ठीक ना, इसमें सब में क्या होते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यथा रुचि में समास होगा। आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार आप लोगों का ये पैटर्न में भी दिया है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, और मैंने ही बताया दोस्तों कि आपके प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं ना जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दें, ये उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं, मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में चेंजअप कर देते हैं, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो उपसर्ग होता है इसका जो पहचान मैं समास के रूप में बता दूं, तो जो एक समास होता है जिसका नाम होता है दोस्तों अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में होता क्या है एक्चुअली, इसमें आप लोग देखिएगा, जो अव्ययी भाव समास होता है ना, इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। किससे, देखिएगा, यथा रुचि, तो रुचि के अनुसार, याद रखेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, रुचि के अनुसार। और देखिएगा, रुचि शब्द है और रुचि के आगे क्या लगा है दोस्तों, यथा उपसर्ग लगा है। यथा और रुचि में टूट रहा है, यथा इसमें क्या है, उपसर्ग है। तो एक ऐसा समास होता है, मैंने आपको बार बार बताया कि जो उस समास के पीछे आगे उपसर्ग लगे होते हैं, उनको हम लोग अव्ययी भाव समास बोलते हैं। इसकी पहचान ये, अव्यय पहला पद जो होता है अव्यय होता है, ये बात याद रखना। और जहां कहीं भी उपसर्ग जैसे शब्द आए, उसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। चलिए
यहीं पे मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें विभक्ति का लोप होता है। जो आप लोग विभक्ति, जो आप लोग कारक में पढ़े हैं ना, कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, ये बात याद रखना। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा पदांश से अलग होने में, इस तरह के जो होते हैं ना विभक्ति चिन्ह, उनका लोप होता है किसमें दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में होता है। राइट बात। यहीं पे देखिएगा बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें पहला पद भी प्रधान नहीं होता है, सेकंड पद भी प्रधान नहीं होता है, इसमें न पहला पद प्रधान होगा न सेकंड पद प्रधान होगा, इसमें जो तीसरा पद होता है ना, इसकी प्रधानता पाई जाती है। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। राइट बात। चलिए द्वंद्व समास के बारे में बताएं कि दोनों पद प्रधान होते हैं। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो प्रतिष्ठा है, जल है और चमक किस शब्द के अनकार्थी शब्द हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना, जो आप लोग देखते हैं ना आमतौर भाषाओं में इसका प्रयोग करते हैं वाक्य को बोलते समय, प्रतिष्ठा, जल और चमक, ये क्या होती है, ये अग्नि के अनकार्थी शब्द हैं कि ये मोती के हैं कि आकाश के हैं कि पानी के हैं। आपको बता दें, प्रतिष्ठा हो गया, जल हो गया, चमक हो गया और आपकी इज्जत भी हो गई। इज्जत भी अगर इसमें दे तो ये पानी के हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोग क्या हैं दोस्तों, ये सभी अनकार्थी शब्द हैं किसके, तो पानी के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द, विलोम, विलोम बताना है दोस्तों। ग्रस्त याद रखेंगे, आप लोग देखते हैं ना कि वह कैंसर से ग्रस्त है, ठीक ना। तो कैंसर से ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब क्या होता है, पीड़ित होता है, ठीक ना, उससे जूझ रहा हो। ठीक, और ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या होगा, आपको यही बताना है। मुक्त होगा कि आपका सुप्त होगा, कि आपका लुप्त होगा, कि आपका ग्राह्य होगा, क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ग्रस्त का मतलब पीड़ित होता है और मुक्त का मतलब उससे फ्री होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या होगा दोस्तों, मुक्त होगा। इस चीज को याद रखना। आगे देखते हैं, मुख का विलोम शब्द क्या होता है, मुख, मुख याद रखेंगे। मुख का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखना। मुख का विलोम शब्द क्या होता है, अल्पभाषी होता है कि मृदुभाषी होता है कि आपका कटुभाषी होता है। मुख का मतलब होता है कम बोलने वाला। क्या होता है दोस्तों, मुख का मतलब होता है, याद रखना, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, मुख का मतलब होता है कम बोलने वाला। और यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, मुख का विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल होगा। और वाचाल का अर्थ ये होता है दोस्तों, अधिक बोलने वाला। क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं, अधिक बोलने वाले को हम लोग वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 8 नंबर की बात करते हैं। व्योम का परिवारचित शब्द नहीं है, कौन नहीं है व्योम का परिवारचित शब्द। आप लोगों को पता है ना कि व्योम का परिवारचित शब्द आपका अंतरिक्ष भी होता है, आपका शून्य भी होता है, आपका अंबर भी होता है, आपका नभ भी होता है। लेकिन जो व्योम शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, व्योम शब्द का जो परिवारचित शब्द कौन नहीं होता है, तो पीयूष नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखना। व्योम शब्द का जो नहीं होता है वह कौन नहीं होता है, पीयूष नहीं होता है। पीयूष का मतलब क्या होता है दोस्तों, अमृत होता है, सुधा होता है। ये बात याद रखना। इसके परिवारचित शब्द अमृत, सुधा, ये सब चीज आप लोग याद रखना। और व्योम का मतलब क्या होता है, अगर आप जानते नहीं तो इस तरीके से याद रखने के लिए आपको जानना होगा। आकाश होता है, और आकाश का आपका अंतरिक्ष भी होता है, व्योम भी होता है, नभ भी होता है, आपका शून्य भी होता है। ये सब चीज आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का परिवारची नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि रात्रि का परिवारची शब्द कौन नहीं है। निशा, विभावरी, ये सब चीज़ें होती है ना। रजनी भी रात्रि का परिवारची है, विभावरी भी है, आपका यहाँ पे निशी भी है, आपका निशा होता है, ये भी बहुत पूछता है, निशा भी है, लेकिन समीर नहीं है दोस्तों। समीर किसका है परिवारची शब्द, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, चाहे मैं भी बता दे रहा हूँ। हवा और पवन, याद रखें, हवा का मतलब भी समीर होता है, पवन का मतलब भी समीर होता है। हवा पवन के समीर क्या है दोस्तों, परिवारचित शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कपड़ा के लिए परिवारचित शब्द कौन होगा, कपड़ा जो आप लोग वस्त्र बोलते हैं, तो कपड़ा का परिवारचित शब्द अंबर है कि आपका सफी है कि पावक है कि मयूर है, क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो कपड़ा के लिए परिवारचित शब्द क्या होगा, अंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि अभिषेक एकेडमी के चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
ये 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, अतिथि के लिए परिभाषित शब्द आपको बताना है। अतिथि, अतिथि का मतलब गेस्ट होता है, मेहमान होता है। और इसी का जो परिभाषित शब्द आपको बताना है, अतिथि का जो परिभाषित शब्द होता है वो अभ्यागत होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अतिथि बोलते किसे हैं, तो जिनके आने का समय कोई निश्चित ना हो, मेहमान को ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ निकल कर आता है, जिनके आने का समय कोई निश्चित ना हो, उसे हम लोग अतिथि बोलते हैं। और इसका परिभाषित शब्द अभ्यागत भी होता है। इस तरह आप चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। जो आप लोग मदन देख रहे हैं ना, मदन याद रखेंगे, एक कामदेव का परिभाषित शब्द है। किसका है दोस्तों, इसका मतलब होता है कामदेव। कामदेव का परिभाषित शब्द मदन है। और अगर मधुकर की बात करें तो यह किसका परिभाषित शब्द है दोस्तों, तो ये भावरा का परिभाषित शब्द है। अगर बात करें नारायण, नारायण किसका परिभाषित शब्द है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये विष्णु जी का परिभाषित शब्द है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों मुहावरा आपको बताना है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। आपको सबसे पहले एक एक के अर्थ को जानना होगा, तभी आप चीज़ों को हल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि पर पत्थर पड़ना मतलब मूर्ख बन जाना होता है, कि अपमानजनक बात कहना होता है, कि आपका बुद्धि भ्रष्ट होना होता है, कि बेफिक्र होना होता है। क्या होता है आपको यही बताना होगा दोस्तों। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। 9 2 11 होना बहुत बार चर्चाओं में रहता है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है, ये भी मुहावरा है। नीम हकीम खतरे जान, और इसका आपको अर्थ बताना है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, कि नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, कि नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें ये मुहावरा जो डिनोट कर रहा है वह किस बात को कर रहा है, नीम हकीम खतरे जान मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। जिसको ज्ञान नहीं है वो भी अगर डॉक्टर बन जाए तो वह हानिकारक होता है, ठीक ना, उस रोगी के लिए। तो नीम हकीम खतरे जान का जो अर्थ होगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर क्या कर रहा है, कीचड़ उछालना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कीचड़ उछालना। कीचड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कीचड़ आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ निकल कर आता है, कीचड़ उछालना मतलब किसी की छवि को धूमिल करना है, ठीक ना। किसी की छवि को धूमिल करना, किसी की छवि को धूमिल करने का मतलब क्या होता है, बदनाम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख रहे हैं कि मल फेंकना होता है। कीचड़ उछालना का मतलब नहीं दूसरे के कपड़े गंदे करना, कि बदनाम करना, कि दलदल में फंसना। आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, कीचड़ उछालना का मतलब होता है, ये चीज़ याद रखना, कि आपका बदनाम करना होता है, दूसरे की छवि को धूमिल करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जाके पाव न फटे विवाई और सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होता है। मतलब ये देखिएगा, दयालु होना होता है, कि इसका कठोर होना होता है, कि दूसरे के कष्ट को अनुभव करना होता है, कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यहाँ देखिएगा ये कहा है कि जाके पाँव न फटे विवाई, मतलब जिसके पाँव में बीवर नहीं फटा है वह क्या जानेगा उसका दर्द। तो इसका मतलब ये होता है जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपसे पुनः विनम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको केवल सिलेबस टू सिलेबस चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके एग्जाम में आपको इससे मदद मिले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे हम 17 नंबर प्रश्न की। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यही आपको बताना है। तत्सम नहीं है तो आपको बता दो दोस्तों, जो आप लोग आंख देख रहे हैं ना, आंख देख रहे हैं ना, ये तत्सम नहीं है। ये कौन सा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों, याद रखना, ये तद्भव शब्द है। ये नेत्र भी तत्सम है, नयन भी तत्सम है, और दृग्लोचन भी आपका तत्सम है, लेकिन याद रखेंगे कौन तत्सम नहीं है, तो आपका आंख तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। और शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, ज्योत्सना। आपको बताना है ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, ये आपके सामने है। आपको बता दें दोस्तों, काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला ये प्रश्न है, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए जो एक ज्योत्सना शब्द है ना, इसको लिखते कैसे हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप लोग तुरंत देखेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ज्योत्सना, ये इसका राइट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये शब्द जो लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आगे देखते हैं,
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और चयन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताना है ऋषि कैसे लिखते हैं, तो ये आपको बिल्कुल बताना है। ऋषि का सही रूप जो होता है ना, यही होता है, जो कि आप लोग कहाँ पे देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, शुद्ध शब्द चुनिए। और शुद्ध शब्द चुनना है घनिष्ठ का। घनिष्ठ कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। जो घनिष्ठ लिखने का जो रूप होता है वो यही होता है, जो आप लोग देख रहे होंगे। कहाँ पे मिला आपको दोस्तों घनिष्ठ का ये जो सही रूप मिला, आपका ऑप्शन नंबर बी में मिला, ये घनिष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल। माता पिता पूजनीय है, ये आपका अशुद्ध है। कि आपका भविष्य उज्जवल हो, ये आपका अशुद्ध है। कि इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये तो बात आपका बिल्कुल सही है। और देखिएगा ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जहाँ भी प्रश्न बना है ना, इस प्रश्न का आयोग ने जो आंसर माना था वह सी माना था। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आपके क्या हैं, अशुद्ध हैं। ये बात याद रखना, बी और सी दोनों अशुद्ध हैं। क्यों है आपको बता रहा है, इसमें वाक्यों की अशुद्धि है, शब्दों की अशुद्धि है। यहाँ पे देखिएगा, जो उज्जवल शब्द आप लोग प्यारे देख रहे हो ना, उज्जवल, उज्जवल ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, आधा दोनों ज रहता है और यहाँ पे वह अल्लाह होता है, ठीक ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी आपका अशुद्ध है। और यहाँ पे देखिएगा पूजनी में कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, याद रखेंगे। माता पिता दोनों क्या हैं दोस्तों, पूजनी हैं। जो इस तरह पूजनी शब्द लिखा जाता है, इसका शुद्ध रूप ए होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। बी और सी दोनों क्या है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य हैं। क्योंकि इसमें आपका केवल शब्द अशुद्धि पाई गई है। बी और सी दोनों राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी, यही आपको बताना है। तो कबीरदास की जो भाषा थी ना, वह पंचमेल खिचड़ी थी। क्या थी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पंचमेल खिचड़ी थी। मतलब ये सभी भाषाओं को यूज करते थे, याद रखना। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा थी कि खड़ी बोली थी कि आपकी कन्नौजी थी कि सादुक्कड़ी। याद रखेंगे, सादुक्कड़ी भाषा बोलते हैं कबीरदास की भाषा को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं, कि जननी बोलते, कि जानकी बोलते, कि नीतिज्ञ बोलते हैं। आपको बता दें, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम लोग जिज्ञासु का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है। तो जिसका वो कुल, जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसे हम लोग कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम कुलीन व्यक्ति या कुलीन बालक बोलते हैं, कुलीन शिशु बोलते हैं। याद रखेंगे, उसको घनी बोलते हैं, कि स्वर्ण बोलते हैं, कि उसको श्रेष्ठ बोलते हैं, कि कुलीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आयु, आयु का मतलब होता है दोस्तों उम्र। उम्र याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, उम्र होता है, या इंग्लिश में इसको एज बोलते हैं। तो एज में बड़ा व्यक्ति हो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कनिष्ठ बोलते, कि वरिष्ठ बोलते, कि ज्येष्ठ बोलते, कि पूजनी बोलते। आपको यही बताना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो उम्र में बड़ा व्यक्ति हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्येष्ठ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। मैंने तो अभी आपको बता दिया। आगे देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो हिंदी काव्यों के अनुसार मूल रूप से रसों की संख्या कितनी मानी गई, 9 मानी गई। ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। जो वो कहता है, एक मुनि है जिनका नाम मुझे याद नहीं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। उनके अनुसार भरत मुनि, क्या नाम है दोस्तों, भरत मुनि। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ये बात सॉरी मैं तो लिख ही दिया। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। किस रस को रसराज कहते हैं, मतलब रसों का राजा बोलते हैं। तो याद रखेंगे, उस रस का नाम है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, ये भी याद रखिए। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ये आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं जाना चाहते हैं तो जान जाइए, उत्साह होता है।
चलिए आगे देखते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो आपको बिल्कुल बताने की जरूरत है यहाँ पे कि शोक किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का, कि आपका करुण रस का, कि हास्य रस का, कि आपका वीर रस का। आपको बिल्कुल बताना है दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। हास्य रस का हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है। चलिए आगे देखते हैं, 29 नंबर की बात करते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, यही आपको बताना दोस्तों। तो जब इस पंक्ति को आप पढ़िएगा ना, तो आपके अंदर कैसी भावना, कैसा रस जागृत होगा, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे, कोई व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा है कि सुकुमार मुझे मत जानो, मैं युद्ध में यमराज को भी पराजित कर सकता हूं। तो याद रखेंगे, इसमें वीरता की बात कही गई है। तो इसमें आपका कौन सा रस होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 30 नंबर की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, ये बात आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा, ये प्रश्न आप लोग थोड़ा डिफरेंस हुआ। भारत में सर्वाधिक बोली, याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली, याद रखेंगे, बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है कि तमिल है कि संस्कृत है कि आपका उर्दू है, यही आपको बताना है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा है, तो याद रखेंगे आपकी हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है, आपको यही बताना है। अपभ्रंश से हुआ है कि लौकिक संस्कृत से हुआ है कि पाली संस्कृत से हुआ है कि वैदिक संस्कृत से हुआ है, यही आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, बिल्कुल आपको एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना होगा। ये पाली से हुआ कि आपका प्राकृत से हुआ कि अपभ्रंश से हुआ कि आपका कहाँ से हुआ। 31 नंबर प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का है, आपके लिए भी कुछ काम रहेगा। और दोस्तों आज की वीडियो में 31 प्रश्न को हमने देखा। आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी प्यारे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।